अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों के संग संग अक्सर इस किस नंबर 4 का दूसरा हिस्सा। शहराम खुद को उसकी एक झलक देखने पर बिल्कुल भी रोक ना पाया। आफरीन की रोशन को आंखों में चमक सी थी। खिड़की से मुनक्किस की सोती रोशनी सूरज की शान उसके नरम गरम गालों के ऊपर चमक रही थी। उसके चेहरे पर सहर और दिलकशी को अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। शहराम दंग हुआ, अपनी बेख्तियारी पर बेहद हैरान भी। उसने चौंक कर अपनी नजरें उसके खूबसूरत रंग भरे चमकते चेहरे से हटा दी। बेचैनी से उसने अपनी शर्ट के सामने के 2 बटन खोल दिए। इसके पूरे वजूद से जैसे आग निकल रही थी। अगर तुम वाकई भी ऐसा समझती हो तो मेरे लिए मज़ेदार सा खाना बनाना। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई कैन कुक एनीथिंग यू रिक्वेस्ट। वो खुश थी, बहुत खुश थी, और शहराम उसे देखे गया। इसके साथ रहने की वजह से वो अच्छे से जान गया था कि वो खाना पकाने में बहुत अच्छी है, सिवाय इस मखसूस डिश की जो उसने पहले बनाई थी। सोचकर ही तकलीफ से इसका मैदा कराहा। इसके बावजूद भी उसे रिक्वेस्ट करते हुए उसे अपने वक़ार बचाने की ज़्यादा परवाह थी। यहाँ कुछ देर रुको, मैंने गोश्त खरीदना है। अचानक ही आफरीन को करीबी मार्केट नज़र आई तो उसने रोकने का कहा। एक रोशनी सी शहराम की काली आंखों में छप दिखलाकर मद्धम हुई, लेकिन आफरीन ने ये चमक कैच कर ली। उसने कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराहट दबाने के लिए अपने होंठ भींच लिए। डेविल बुक के बिल्ली के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। इसकी और फिदी के बीच में बस थोड़ी सी मुशाबहत थी। जब इसकी आंखों में चमक आई थी, वैसे फिदी जैसा लगा था। कितना दिलकश। शहराम ने पहले कभी जिक्र नहीं किया था कि उसे क्या पसंद है, लेकिन आफरीन के बिन कहे ही जान गई थी कि उसे रोस्टेड बकरे की रान का गोश्त बहुत पसंद है। उसके जाते हुए वजूद को देखकर जो कसाई की दुकान की तरफ जा रहा था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शहराम ने अपना फ़ोन उठाया और शीश का नंबर डायल किया। मेलबोर्न कल्चर एंड टेक्नोलॉजी की डोर खींचो ताकि इम्पीरियल डिज़ाइन से आफरीन यस्तानी मेलबोर्न कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की बिडिंग इवेंट में हिस्सा ले सके। ये सुनकर दूसरी तरफ से शीश को जैसे करंट लगा। मैंने कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना। क्या तुम आफरीन की मदद करना चाहते हो? ये तो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ है। किस किस्म की तबीयत की बात कर रहे हो? शहराम को सख्त बुरा लगा था। शीश के लिए बेहतर यही था कि खामोश रहे, लेकिन खुद ये सोचे बिना न रह सका। सर्द मिजाज और बदतमीज आदमी की नेचर। लेकिन ये और बात कि शीश ने अपने ख्यालात को ज़ुबान नहीं दी, वरना शहराम के हाथों इसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती। मेरी इस कंपनी की इंचार्ज से अच्छी जान पहचान है। क्या तुम चाहते हो मैं इनको फोर्स करूं ताकि वो प्रोजेक्ट भाभी को मिल जाए? मेरे इल्म के मुताबिक सीमेंट कंपनी के अलावा भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां इस बोली में हिस्सा लेके रहेंगी। मेरे ख्याल में मुकाबला काफ़ी सख्त है। शीश ने अपनी राय दी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मौका इसे ऑलरेडी दिया जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट हासिल करने में नाकाम हुई तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि वो काबिल नहीं है। बस मुकाबला यकीनी तौर पर मुनसिफाना बनाओ। शहराम के लहजे में कतई नरमी नहीं थी। शीश बहुत मुतासिर हुआ। ये आदमी अपनी बीवी के लिए भी नरमी नहीं दिखा था। ठीक है, वैसा ही करता हूँ जैसा तुमने कहा। 5 मिनट बाद आफरीन सब्जियों और गोश्त के थैलों के साथ वापस आई। इसके बैठते ही शहराम के होंठ मुस्कुराहट में ढले। अब घर चल के गोश्त रोस्ट करते हैं। आफरीन ने चिढ़ाया, लेकिन मैं तो रोस्ट की बजाय आलू डालकर शोरबा बनाऊंगी। ये सुनकर वो चुप कर गया। इसके चेहरे पर अचानक से शायद संजीदगी। ये देखकर आफरीन बेख्तियार कह खाना खाकर हंसी। मैं तुमको ऐसे ही तंग कर रही थी। मैं वाकई भी रोस्ट बनाने का इरादा रखती हूँ। आफरीन यस्तानी। उसने लफ्ज़ को चबा-चबा कर अदा किया जैसे दांतों के बीच में आफरीन हो। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई उसे छेड़ने की? क्या वो इसके नरम रवैये से फ़ायदा उठा रही थी? ये देखकर वो अपसेट हो गया है। आफरीन ने ज़ुबान बाहर निकालकर चंचल अंदाज में उसे चिढ़ाया। क्या तुमको ये मानने में मुश्किल हो रही है कि तुमको रोज़ पसंद है? मेरे ख्याल में इस बात को मान लेने में कोई शर्म की बात तो नहीं। शहराम ने लब भींच कर इसे नागवार नज़र से देखा। इसकी नज़र को नज़रअंदाज करके वो मुस्कुराते हुए उससे सवाल करने लगी। क्या तुमको पता है मुझे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? कैट फूड। शहराम की तरफ से फ़ौरन जवाब आया। जिस पर आफरीन का मुँह ऐसा बन गया जैसे मीठी गोली खाते कड़वा ज़ायका आ गया हो। उसे समझ में नहीं आया क्या कहे। व्हाट द हेल! इसे वाक़ई उसके लिए कुकिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा तुमको खाना पसंद है। आफरीन ने होंठ एक अदा से दाँत तले दबाकर उसे शरारत से आँख मारी। शहराम की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। उसने तिरछी आँख से हमें सुकेड़ कर घूरा और खबरदार किया।
क्या किसी ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया कि कार में बैठे किसी मर्द से फ्लर्ट नहीं करते? आफरीन काफ़ी नर्वस हुई। क्या मतलब था इसकी बात का? कार में फ्लर्ट? क्या इसका मतलब ये चाहता है? ओह! आगे का सोचते ही उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए। वो वाक़ई इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी। इसकी वज़ह से एक्सीडेंट हो सकता है। शहराम ने उसके ख़्यालात की जैसे नफ़ी की थी। इसका लहज़ा बिल्कुल बर्फ़ीले पानी जैसा सर्द था। वो बिल्कुल चुप रह गई। वो उसे यूँ देखकर चुपके से मुस्कुरा दिया क्योंकि ख़ौफ़ और शर्मसारी आफ़रीन के पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। हम पहुँच गए। शहराम ने जैसे उसे ख़्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और गाड़ी फ्लैट के आगे रोक दी। घर पहुँचकर आफ़रीन ने इसकी पसंद का खाना बनाया। शहराम तब तक वापस काम पर नहीं गया जब तक उसका पेट मुकम्मल तौर भर कर मुतमईन नहीं हुआ। मीटिंग रूम। कंपनी के सदर यासीन करीम को ये खबर पहले ही मिल चुकी थी कि इनकी कंपनी भी बिडिंग में हिस्सा लेने के काबिल है। वैसे खुश हो रहा था जैसे कोई बच्चा लॉलीपॉप या आइसक्रीम देखते हुए खुश होता है। उसने जल्दी ही हंगामी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अफरीन के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर यासीन करीम और एक दूसरा डिज़ाइनर हनान बुखारी मौजूद थे। मिस ये सानी मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतनी काबिल हो सकती हैं। आपने वाकई हमें बिडिंग में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे पिछले 5 सालों से मेलबोर्न बना रहा है। ये मुस्तकबिल में मेलबोर्न के संग मेल की हैसियत रखेगा। मैनेजर यासीन करीम मुसलसल आफरीन की तारीफ किया जा रहा था। यासीन साहब मुझे यकीन है हम एक बड़े तसव्वुर के साथ ये बिडिंग जीत सकते हैं। हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने की ज़रूरत है। अगरचे हमारी कंपनी छोटे पैमाने पर मुश्तमिल है। हो सकता है हम दूसरे डिज़ाइनर से जलील मुआहिदा कर सकें। हालांकि ये कोई छोटा कारनामा नहीं होगा लेकिन हम इसे अपनी कोशिश से कर सकते हैं। आफरीन ने संजीदगी से कहा, ये इतना आसान भी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने एलानिया कहा, जहां लातादाद कंपनियां हिस्सा ले रही हों और मुकाबला सिर्फ 2 कंपनियों के बीच में हो। मेरे ख्याल में सीमेंट कंपनी ये बिडिंग मुकाबला जीत जाएगी। उसके चेहरे पर तफक्कुर था। आफरीन ने अपने सीने पर बोझ पड़ता हुआ महसूस किया। ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि सीमेंट कंपनी हिस्सा ले रही। आफ्टर ऑल इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट न सिर्फ लामहदूद प्रॉफिट देते हैं बल्कि दुनिया के आगे वकार भी बढ़ता है। आफरीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सीमेंट की तरफ से कौन सा डिज़ाइनर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। ताहम उसे बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं थी। बहरहाल सीमेंट के डिज़ाइनर्स को आफरीन से बेहतर कोई नहीं जानता था। सबको इससे ज़्यादा तजुर्बा हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी में आफरीन से मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ देर गौर व फ़िक्र करने के बाद आफरीन ने कहा, सर, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर मुस्तकबिल में आवाम के लिए खुला रहेगा। मेरे ख्याल में हम दोनों सकाफ़ती पहलुओं और साइंस के तसव्वुरात को मिलाकर डिज़ाइन में जोड़ सकते हैं, ताकि सार्फिन को मुस्तकबिल की तरक्की का एक मुख्तलिफ तजुर्बा दिया जा सके। गुड पॉइंट। यासीन साहब ने बेख्तियार आफरीन के ख्यालात को सराहा। आप और हनान बुखारी इस पर एक साथ काम करेंगे। हमारे पास सिर्फ आधा महीना रहता है। फिलहाल दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स को एक तरफ रख दें, सिर्फ इसी एक पर फोकस रखें। ये सुनकर आफरीन कुछ बेचैन हुई। वो इस मुख्तसर अरसे में हनान बुखारी की तबीयत को अच्छे से जान चुकी थी। इसे सीनियर होने का फ़ायदा वो इस पर हुक्म चलाकर और इसके हर काम पर तनकीद करके उठाता था। जबकि वो अच्छे से जानती थी कि इस जैसे काम की उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आफरीन एक क्रिएटिव माइंड लड़की थी। बड़ी बात है कि हनान ने अपने डिज़ाइन ज़्यादातर दूसरों के डिज़ाइनर से कॉपी किए हुए थे। इस तरह का काम आम मंसूबों के लिए मुनासिब भले ही हो, लेकिन इस तरह के बड़े मंसूबों के बिल्कुल भी काबिल नहीं कि डील कर सके। मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे और हनान बुखारी को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद आफरीन ने बास को शाइस्तगी से मशवरा दिया। आफ्टर ऑल हर डिज़ाइनर के अपने अलग ख़यालात होते हैं। मिलकर काम करने से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, जबकि अलग काम करने से हमारी सलाहियतें मुतहर्रिक होंगी। इसकी तजवीज़ पर यासीन साहब वाक़ई सोच में पड़ गए, जैसे तजवीज़ पर गौर कर रहे हों। दूसरी तरफ हनान ने उसे ज़ाती तौहीन के तौर पर लिया। इस बात से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि आप मुझसे बेहतर हैं? इसकी आँखों में बुग़्ज़ साफ नज़र आ रहा था। नहीं, आफ़रीन ने नहीं नफ़ी में सर हिलाया। मैंने सिर्फ़ फ़ेयर कंपटीशन का मशवरा दिया है। आप मुझसे सिर्फ़ कुछ साल ही छोटी होंगी और तजुर्बे में भी कम हैं। बजाय सीनियर से सीखने के आपका मकसद बहुत ऊँचा दिखाई दे रहा है। आप अपनी सलाहियतों पर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हो। हनान बुखारी का लहज़ा काफ़ी तल्ख़ था। इस जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए 15 दिन भी नाकाफ़ी हैं। आपने ना सिर्फ़ मुझे असिस्ट करने से इनकार किया, बल्कि आप खुद अलग से डिज़ाइन बनाने की ख़्वाहिश कर रही हैं। क्या आपका ये शो ऑफ़ कंपनी की कामयाबी से ज़्यादा अहम है? ये सुनकर यासीन साहब के ख़यालात भी आफ़रीन की तजवीज़ से हट गए।
वो इसे नहीं पर सोचने लगा जो हनान बुखारी ने बयान किया। ये हकीकत है कि मैं आपसे कुछ साल छोटी हूँ। आफरीन ने एक गहरी सांस ली। लेकिन मैंने इस जैसे कितने ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। बाहर स्टडी हासिल करने का जिक्र नहीं करती। हनान बुखारी के होंठों के कोने मुस्कुराहट में फैले। तो क्या हुआ? अगर आपने बाहर से स्टडी की है, क्या एक इजाफी ज़बान बोलने से आप खुद को स्पेशल समझने लगी हो? इतनी ही आप काबिल होती, जितना दावा करती हैं तो हमारी छोटी कंपनी में जॉब ना कर रही होती। बातें बिगाड़ने की बजाय सबूत दिखाएँ। इस तरह से तो मैं भी ये दावत कर सकता हूँ कि मैंने मलका का महल डिज़ाइन किया है। एक तंज़िया मुस्कुराहट और आँखों में चमक के साथ वो आफ़रीन को देख रहा था। मैं कह चुकी हूँ कि ये सलाहियतों पर मुश्तमिल एक मुनसिफ़ाना मुकाबला होना चाहिए। आफ़रीन ने ज़ब्त करके अपना रुख पास की तरफ मोड़ दिया। यासीन साहब, मेरी कोशिश से ही हमारी कंपनी बिडिंग में हिस्सा लेने की काबिल हुई। वैसे भी 15 दिन बाद आप अपनी पसंद का डिज़ाइन स्केच चुन सकते हैं। मुझे आपके फैसले पर एतमाद है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। इसे अपनी सलाहियतों पर मान था तो भेजा नहीं था। इसे खुद की काबिलियत पर फ़ख्र था और यही फ़ख्र और एतमाद उसकी राह में मुश्किलात लेकर आता था। ऑलराइट। यासीन साहब के इस एहतराम से और एतमाद से बात करने पर काफ़ी खुश हुए थे। हनान को देखकर बोले, अपने लहजे को संभाल कर बात करें, मिस इज़्ज़तानी आपकी असिस्टेंट नहीं है। मीटिंग इस बात पर मुत्तफ़िक होकर ख़त्म हो गई। यासीन साहब मुतमईन से मीटिंग रूम से निकल गए। इस वाक़ये के बाद हनान बुखारी ने जैसे आफ़रीन से बहुत बाँध दिया। जब देखो इस पर तंज़िया गुफ्तगू करता नज़र आता। वो इसकी तंज़िया बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती थी क्योंकि इसकी सलाहियतों और एतमाद का करोड़ों साल बाद भी हनान की सलाहियतों से मुवाज़ना नहीं हो सकता था। आने वाले इन 15 दिनों में उसने खुद को डिज़ाइन कर बनाने में मुकम्मल मसरूफ़ कर दिया। किस वक़्त शहराम रात के किसी पहर उठ जाता तो उसके कमरे की लाइट जल रही होती और सुबह को उसकी आँखों के नीचे स्याह हल्के इस बात की गवाही देते कि वो रात भर जागती रही है। वो इस पर कोई तबसरा नहीं करता था। बहरहाल ये अच्छी बात है कि इस लड़की में हालात से लड़ने की सलाहियत थी और यही वो जज़्बा था जिसने शहराम को वहाँ पहुँचाया था, जिस मकाम पर आज वो खड़ा था। डेडलाइन पलक झपकने में ख़त्म करीब आ गई। शहराम इस वक़्त सारा दिन एक मुकदमा भुगता कर थका-हारा सा घर आया था। इसे नोट किया कि एक चमकीली सी मुस्कुराहट आफ़रीन के चेहरे पर रोशन हुई है। क्या ये हो गया? उसने अब्रू उठाकर पूछा। यप। आफ़रीन ने मुस्कुराकर इसके आगे अपना लैपटॉप किया। ये है मेरे डिज़ाइन्स, जो मैंने रात दिन की मेहनत से डिज़ाइन किए हैं। वो पुरजोश सी इसके पास बैठ गई। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। यप, ये रहे मेरे स्केचेस। आफ़रीन ने जोशो खरोश से पास बैठकर लैपटॉप इसके सामने किया। अब मैं जानना चाहती हूँ आपने क्या समझा? शहराम की नज़रों के सामने गहरा नीला रंग फैल गया। पहली नज़र में ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुला इस रूम के अंदर सफ़र कर रहा है, जिसके चारों तरफ चमकते सितारों की रोशनी है। आफ़रीन ने डिज़ाइन के पीछे तस्वुर की वज़ाहत करनी शुरू की। इस खाके का उन्वान है कॉस्मिक आई। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ बेशुमार निबोला चमकती आँखों के पेड़ से मुशाबहत रखते हैं? मुझे यकीन है कि हमारे मुस्तकबिल के मिशन में मेन फ़ोकस इस कायनात में है। यहाँ ज्योति चहेती दुनिया जिसे इसेचर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया गया है। मैं इसे मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन रहा था जबकि आंखें मुकम्मल साकित थीं, लेकिन अंदर से वाक़ई हैरान हो रहा था। ये तख्लीकी सलाहियत रिसर्च के एक टच के साथ एक टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदरूनी डिज़ाइन के लिए बिल्कुल मौजूद थी। सच्ची बात ये थी उसने माज़ी में आफ़रीन को बहुत कम समझा था। इसे तवक्को नहीं थी कि मुँह में चांदी का चमचा लेकर पैदा होने वाली ये नौजवान लड़की डिज़ाइनिंग के बारे में इतना कुछ जानती होगी। फिर भी उसकी कारकर्दगी उसकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थी। वो लाजवाब हुआ। वो मुतअद्दिद में छोटे साइडर से काफ़ी बेहतर थी जिनके साथ शहराम ने कभी काम किया। ये लड़के इस शोबे में काफ़ी टैलेंटेड थे। जब वो काम में मसरूफ़ नज़र आती तब इसका चार्म नाक़ाबिले बयान होता। क्या सोच रहे हैं? उसे मुसलसल चुप देखकर आफ़रीन ने बेताबी से पूछा। डिज़ाइन के बारे में तफ़सील बताने के बाद वो अब शहराम के मुँह से तारीफ़ी कलमात सुनने के लिए काफ़ी पुरजोश थी। तसल्ली बख्श। शहराम ने सादगी से 2 लफ्ज़ कहे, ऐसा ज़ाहिर किया जैसे उसने आफ़रीन की एक्साइटमेंट देखी ही ना हो। आफ़रीन ने इस रिमार्क्स पर बच्चों की तरह मुँह बनाया और उसने सोचा इसका आइडिया काफ़ी ब्रिलियंट होगा। क्या तुमको लगता है मुझे चांस मिलेगा? खुद पर इतना भरोसा मत करो, वहाँ तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। उसने आफ़रीन का जोश कम किया। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तारीफ़ ना मिलने पर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई। मैं ये यकीनी तौर पर जीत कर दिखाऊँगी। एक अज़्म था उसके चेहरे पर, आँखों में जीत लेने की चमक थी। सर इस्पात में हिलाकर लैपटॉप बंद करके उठी और अपनी पोनीटेल लहराती हुई रूम की तरफ बढ़ गई, बिना ये जाने कि उसके पीछे इस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई है।
अगले दिन जब आफरीन ने अपने स्केचेस बॉस को दिखाए तो वो मुतासिर हुआ और तसल्लीबख्श मुस्कुराहट होंठों पर फैल गई। उसने आफरीन का नया डिज़ाइन आगे लाने का फैसला कर लिया। ये देखकर हनान बुखारी का चेहरा खफ्त से सुर्ख हुआ। उसने एकदम सर नीचे कर लिया, इसलिए कोई भी उसकी आंखों में उभरा बुग़्ज़ न देख सका। मीटिंग वाले दिन आफरीन वहां पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने आबिश और उसकी टीम को कार से निकलते देखा। आफरीन ने अपने गले में जैसे कुछ फंसता हुआ महसूस किया। ये कुछ अजीब से एहसास थे। नई बॉस के साथ जाने पहचाने चेहरों को देखकर। ये वो लोग थे जिन्होंने आफरीन के साथ अरसा से काम किया और अब वो आबिश के आगे पीछे खुशामदियों की तरह फिर रहे थे। जब ये पास से गुजरे तो आबिश ने नागवार नजरों से उसे देखा। अरे देखो, ये अजीम डिजाइनर आफरीन यज़दानी है। इसको अपने ओहदे से निकाल दिया गया था लेकिन फिर भी बिडिंग के लिए यहाँ है। वाह भाई, क्या बात है! जमशेद ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। मैं यहाँ अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए आई हूँ। आफरीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। भले ही हँस लो, लेकिन मेरी काबिलियत को तुम अच्छे से जानते हो। काबिलियत? वो हँसा। तुम सिर्फ यहाँ बॉस की वजह से हो, वरना समिट ग्रुप छोड़ने के बाद तुम्हें जानता तक नहीं। कज़न, ऐसा मत कहो, फिर भी ये मेरी बहन है। आबिश ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ मज़ाहिया तौर पर कहा। आफ़ी, किस कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हो? हो सकता है हम हरीफ हों। क्या तुम सिमिट की तरफ से डिज़ाइनर हो? आफ़रीन शॉक्ड हो गई। जाफ़र साहब ने वाक़ई इस बेटी को इतनी छूट दी थी कि वो इतने बड़े मंसूबे को उसके हवाले कर दें। आबिश ने सिर्फ 1.5 साल पहले ही डिज़ाइनिंग सीखना शुरू की थी। वो इतनी काबिल कैसे हो सकती थी? ये दुरुस्त है, मैंने सारा डिज़ाइन खुद बनाया। आबिश के चेहरे पर पहली मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट देखकर आफ़रीन को कुछ अजीब एहसास हुआ, जैसे उसने कोई साज़िश आबिश के दिमाग में चलती महसूस कर ली हो। लेकिन ये साज़िश क्या थी, वो समझ नहीं पाई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। आफ़रीन समझ गई कि आबिश ने किसी से डिज़ाइन बनवाया या चुरवाया है। आफ़रीन, तुम बहुत जेलस नज़र आ रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी तौहीन करने का हक़ नहीं। आबिश के लहजे में दुःख था। आफ़रीन, तुम वाक़ई काबिल मज़म्मत हो। जमशेद ने आफ़रीन की बेइज़्ज़ती की। तुम लोग बीमार ज़हनियत के हो। आफ़रीन ने इनसे बहस में वक़्त ज़ाया करना फ़िज़ूल समझा और मुड़कर जाने लगी। तभी पीछे से जमशेद फनकारा, वहीं रुको। तुम आबिश से माफ़ी माँगे बगैर नहीं जा सकती। वो चीखा। जाने दो जिमी, इसका मतलब ये नहीं था। आबिश ने जमशेद को रोका। आफ़रीन ने अपने कदम तेज़ कर लिए। वो इस मुनाफ़िक औरत से निमटने का हौसला नहीं रखती थी। आबिश को अपनी अदाकारी की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होना चाहिए था। उसने यकीनी तौर पर गलत इंडस्ट्री में कदम रखा। भरपूर वक़्त आफ़रीन अपने बॉस के साथ रही थी। कुछ देर बाद ही मीटिंग शुरू हुई और इनका नंबर सिमेंट ग्रुप के बाद था। सबसे पहले जिस आदमी ने अपना तसव्वुर ज़ाहिर किया वो घरेलू फर्नीचर कंपनी का नुमाइंदा था। ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के सदर ने सिर्फ सर हिलाया, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद 5 दूसरी इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज़ ने प्रेज़ेंटेशन की। इनके स्केचेस बुरे नहीं थे लेकिन अट्रैक्टिव नहीं कर रहे थे। जल्दी आबिश की बारी सिमेंट ग्रुप की नुमाइंदगी की हैसियत से आ गई और उसने भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। वो अब तक के नुमाइंदों में सबसे कम उम्र नुमाइंदा थी, जिन्होंने अपने ख़यालात पेश किए थे। सामईन की नज़रों में इसकी कम उम्र की वजह से अजीब तासुरात उभरे थे, लेकिन जब उसने अपना डिज़ाइन ज़ाहिर किया तो सब दंग रह गए। आफ़रीन अपनी जगह उछल कर रह गई। ये इसका वो काम था जिसे उसने आधा महीना की मेहनत से जाग-जाग कर बनाया था। ये हाबिश के हाथों में कैसे आया? उसकी मिठियाँ भींच गईं और आँखों में जैसे आग भर आई। हाय! हे, सामने से हट जाओ और प्लीज़ बैठ जाओ। पीछे से किसी सामईन ने उसे बैठने को कहा। लेकिन आफ़रीन तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसकी नज़र सिर्फ़ आबिश के काम पर थी, जो 100% इसी का था। अपनी रातों की नींद कुर्बान करके उसने ये स्केचेस बनाए थे। आबिश ने तस्वीर की वज़ाहत जारी रखने से पहले डाइस से पे इस पर तंज़िया मुस्कुराहट फेंकी। ये चौथी चहेती दुनिया है जिसे मैंने डिज़ाइन किया है। ये एक पुरस्कार दरियाफ़्तशुदा दुनिया है। सदर की आँखें अब इत्मीनान से चमक रही थीं और यहाँ तक कि सामईन में से दूसरे भी उनकी तारीफ़ें करने लगे थे। सिमट की ये नौजवान डिज़ाइनर काफ़ी मुतासिरकुन है, बुरी नहीं है। मैंने सुना है ये जाफ़र यज़दानी की बेटी है, सिमट ग्रुप की वारिस। वाक़ई? ये तो काफ़ी टैलेंटेड और ज़हीन लग रही है। आफ़रीन ने ऊँची आवाज़ में मुदाख़लत की क्योंकि ये इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती थी। क्या तुम कॉस्मिस आई और समंदर के नीचे 20,000 लीग का ज़िक्र करना चाह रही? नीज़ एकेडमिक रिसर्च एरिया और आर्टिस्टिक स्केच की स्पीसीज़ जो कि अला दर्जे की टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक पर्दे की दीवारें, ठंडे दरिया का पानी और एलईडी के नए लाइट सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। ये सुनकर हॉल में ऐसी गहरी खामोशी छा गई कि अगर एक सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। हर एक के चेहरे पर हैरत थी। आबिश ने अपनी स्पीच रोककर शौक से इसको देखा।
तुम मेरे कॉन्सेप्ट की इतनी डिटेल कैसे जानती हो? आबिश की अदाकारी अरूज पर थी। आफरीन का दिल चाहा इसकी मासूमियत पर दो लगाए। इसका खून उबलने लगा। उसने तंजिया कहा, क्योंकि ये मेरे डिज़ाइन और तस्वुरात हैं जिन तुमने मेरे ख़यालात की हर तफसील को हरफ हरफ चुरा लिया है। क्या इस तरह तुम्हारी बड़ी कंपनी दूसरे लोगों का काम चोरी करके इंडस्ट्री में सरफ़हरिस्त होती है? तुम्हारा मतलब है इसने तुम्हारे डिज़ाइन चुराए हैं? सदर हैरान हुआ। ये सच है, मेरे लैपटॉप में भी ये सबूत मौजूद है। मैंने दिन रात की मेहनत से अपने ख़यालात को डिज़ाइन किया था। मेरे लैपटॉप में रफ़ डिज़ाइन्स मौजूद हैं। दिखाओ मुझे, सदर ने उससे कहा। आफरीन ने एकदम से अपना लैपटॉप खोला और डिज़ाइंस सर्च करने लगी, लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद भी उसे अपने डिज़ाइंस नहीं मिले। वो गहरे शौक में चली गई। हैरानी के साथ परेशानी ने भी घेर लिया। ये कैसे हो सकता है? लैपटॉप से उसके स्केचेस कैसे गायब हो सकते हैं? कौन कर सकता है? अचानक ही इसकी आंखों में रोशनी सी चमकी। उसने सर घुमाकर अपने साथ बैठे हनान बुखारी को देखा। तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट किए हैं? इसके अलावा और कोई नहीं था। यही शख्स था जो इसके करीब बैठा था। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया? मैं तुम्हारा साथ हूँ। हनान तरह से आप से बाहर हो गया। अभी जवाब में डाइस पर खड़ी थी। तीखे लहजे में कहा, अपने बस करो। हम अपने साथी इश्यूज को घर में निपटा सकते हैं। ये कोई जगह नहीं है ऐसी बातें करने के लिए। इतने सारे लोगों के बीच में क्या मुझे शर्मिंदा करना चाह रही हो? यासीन सर तो हैरान रह गए। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? इससे पहले कि आफरीन जवाब देती, आबिश ने फौरन कहा, ये मेरी छोटी बहन है। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हमें अनबन हो गई है। जमशेद ने टेबल पर गुस्से से मुक्का मारा। आबिश, तुम इसको इसके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं करनी चाहिए। ये अपनी तरफ से ये स्थानीय बिजनेस को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर चुकी है। अभी चालबाज जरूरत तुम्हारे डिजाइन पर नजर रखे हुए है। मैंने नहीं, आफरीन गुस्से से भड़की। अगर नहीं तो फिर हमें अपना सबूत दिखाओ। अब तुम ठोस शवाहिद के बगैर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या तुम जानती हो कि आपने इस प्रोजेक्ट में कितना खून पसीना सर्व किया है? फिर भी तुम इस पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आई। जमशेद धाड़ उठा था। हनान अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ओह, कोई ताज्जुब नहीं कि आपने हमें जो डिज़ाइन दिखाए वो मेरे डिज़ाइन से बेहतर थे। इसकी वजह यही है कि आपने किसी और का काम नकल किया था। ऐसा लगता है आप अभी भी सीमेंट ग्रुप के लिए काम कर रही हैं। सदर यासीन साहब, ये औरत हमें धोखा दे रही है। सदर यासीन इस बात पर काफी नाराज नजर आ रहा था। आफरीन यसानी, क्या ये सब सच कह रहे हैं? ईमानदारी की बात तो ये थी कि वो अंदर से वाकई आफरीन के काम को लेकर बेयकीन था कि इतनी सी उम्र में ये इतना शानदार काम वाकई भी कर सकती है। अब शवाहिद भी नहीं थे। लैपटॉप से इसका काम गायब था। ऐसा काम आबिश के हाथों में होना चाहिए था। कोई कैसे यकीन करता कि वाकई ये लड़की सच कह रही है, जबकि उसे ये कंपनी ज्वाइन करते कुछ महीने हुए थे। इतनी कमर्शियल में कोई किसी को कैसे जान सकता है? सर, क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि हनान को रिश्वत दी गई है? आफरीन ने बेबसी से अपना कमज़ोर दिफा किया। हनान ने यकदम अपना दिफा किया। मैं सीमेंट ग्रुप में से किसी एक को भी नहीं जानता यासीन सर। मैं आपके साथ सालों से काम कर रहा हूँ। क्या आप नहीं जानते कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ? ऑलराइट, मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैं यहाँ अपनी इज्जत और नहीं खोना चाहता। सदर यासीन ने नागवार लहजे में कहा, उठ खड़े हुए। हम अब इस मीटिंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। आफरीन यस्तानी, अब तुम भी हमारे मुलाजिम नहीं रही। ये कहते साथ ही यासीन साहब हनान बुखारी के साथ बाहर निकल गए। एक नागवार सी जमशीद की नज़रों में निगाहों में उभरी थी। अब जबकि तुम्हारी कंपनी के लोगों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो तुम्हारी रेपुटेशन काफ़ी बुरी होनी चाहिए। जमशीद, आबिश, मेरी एक बात याद रखना कि जो कुछ बया जाए वही आगे चलकर काटना पड़ता है। आफरीन जैसे अपना कंट्रोल खो बैठी। उसने सामने पड़े पानी की बोतल उठाई और जमशीद की तरफ कुवत से फेंकी।